Student, welcome to my channel. Today's topic is origin of life on earth. यानी लाइफ की ओरिजिन जो है वो अर्थ पे कैसे हुई. दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और टुडे वी डिस्कस दिस कि कैसे ओरिजिन हुई. अभी जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने जितने भी साइंटिस्ट की थ्योरीज पढ़ी, उन्होंने क्या क्या प्रपोज किया, जैसे लीनियस हो गए, लेमार्क हो गए, डार्विन हो गए, इन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई लाइफ को लेकर, इवोल्यूशन को लेकर, वेरिएशन को लेकर. बट एक्चुअल में ये नहीं बताया कि हाउ द लाइफ इज ओरिजिनेटेड, किस तरह से लाइफ ओरिजिन हुई. सबने एक देखो यहाँ पे जितनी भी थ्योरियाँ थी, मैक्सिमम थ्योरी जो है एक हाइपोथेसिस है, यानी एक थॉट्स है जो लोगों ने सोचा कि ऐसे हुई. ठीक है, बाद में ये हुआ कि उस पर लोगों ने रिसर्च किया, पेपर्स निकले, फिर उन थ्योरीज को अगर वो पूरी तरह से एग्जिस्ट करती हैं तो उनको आगे लाया गया, अदरवाइज उनको फिर से रीडिस्कवर किया गया. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम साइंटिस्ट करते रहे थे. यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसको दिया था हेल्डन साइंटिस्ट ने दिया था. और एक्चुअल में जो ये है जो साइंटिस्ट है वो तो है ब्रिटिश साइंटिस्ट है, बट ये जो है इंडिया में रहने लगे थे आफ्टर कुछ टाइम के बाद. जब उन्होंने रिसर्च वगैरह किया तो उसके बाद वो इंडिया में आके प्रॉपर तरीके से रहने लगे और अपने रिसर्च को किया. तो ये भी जो थ्योरी है वो भी एक हाइपोथेसिस है. ठीक है, कंफर्म चीज़ नहीं है, मगर इनकी जो हाइपोथेसिस थी वो इतनी ज़्यादा बेहतर थी, बेस्ट थी कि फिर उसके ऊपर भी रिसर्च करके देखा गया कि दिस थ्योरीज एग्जिस्ट और नॉट. तो ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द चीज़ जो उन्होंने बताई वो कहीं ना कहीं सही थी. अब हमें जानना होगा कि भाई इन्होंने बताया तो बताया क्या. ठीक है, हेल्डन ने बताया तो बताया क्या, ये हमें आज जानना है. तो देखो, अ ब्रिटिश साइंटिस्ट JBS हेल्डन सजेस्टेड इन 1929 दैट लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी ही इज टॉकिंग अबाउट द केमिकल इवोल्यूशन. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बताया, जैसे हमें पता है कि लाइफ जो है एक मतलब हर बुक्स में कुछ ना कुछ लिखा रहता है कि लाइफ किससे ओरिजिनेट हुई, बट इन्होंने बताया कि लाइफ जो ओरिजिनेट हुआ है वो एक केमिकल से हुआ है, यानी कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हुआ है उसका ओरिजिन, यानी केमिकल यानी केमिस्ट्री या उससे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इसका इवोल्यूशन हुआ है, यानी लाइफ स्टार्ट हुई है. तो वो क्या था, अब इसके बारे में उन्होंने आगे बताया. फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही लाइफ का डेवलपमेंट हुआ है, which were present on the earth soon after it was formed. अर्थ में वो आया, जैसे बना वैसे ही उस अर्थ में वो आ गया. तो क्या था कि जब इन्होंने बताया थ्योरी, तो उस टाइम उन्होंने ये बताया कि पहले अर्थ का जो टेम्परेचर था बहुत ज़्यादा उसका हीट था, यानी मैक्स मतलब अगर देखा जाए तो 5000 से लेके 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर अर्थ का था. अब सोचो ये टेम्परेचर कितना ज़्यादा हॉट मतलब टेम्परेचर था अर्थ का. तो इसमें क्या लाइफ एग्जिस्ट करना किसी भी चीज़ का है नहीं पॉसिबल है. तो 5000 से 6000 डिग्री टेम्परेचर उस टाइम था जब लाइफ एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, क्योंकि ऐसा टेम्परेचर हाई था कि कुछ भी नहीं हो सकता था. फिर क्या हुआ कि उस टाइम जो चीज़ें थी वो रिड्यूसिंग फॉर्म में थी. ठीक है, ऑक्सीजन जो था पूरी तरह से एब्सेंट था. ऑक्सीजन ना होने से लाइफ का होना तो वैसे भी इम्पॉसिबल है. तो ऑक्सीजन नहीं था, फ्री ऑक्सीजन. ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट था तो कंबाइंड स्टेज में था, किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ था, बट अगर फ्री स्टेट में ऑक्सीजन की बात करें तो वो नहीं था. ठीक है, रिड्यूसिंग जो भी उसका इन्वायरमेंट था, एटमॉस्फेयर था, वो रिड्यूसिंग था. ठीक है, और टेम्परेचर बहुत हाई था. तो ये सब चीज़ें कब थी, जब हम इन्होंने बताया था कि अर्थ, जिस टाइम इन्होंने इमेजिन किया था कि अर्थ में लाइफ होने से पहले अर्थ का टेम्परेचर जो है 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था. सेकेंड, वहाँ का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था. थर्ड, जो ऑक्सीजन था वो फ्री नहीं था, यानी फ्री ऑक्सीजन इज
एब्सेंट, ठीक है। वहाँ पे अगर ऑक्सीजन था तो वो कंबाइंड स्टेज में था। तो उन्होंने यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जो अभी इनकम्प्लीट है, हम आगे इसको और कंप्लीट करेंगे। तो JBS हेल्डन ने बताया कि लाइफ की ओरिजिन जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हुई है, उनका डेवलपमेंट, और वो एक सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ हुई है। यानी जितने से जितना सिंपल चीज़ हम इमेजिन कर सकते हैं वहाँ उससे लेके कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ लाइफ का डेवलपमेंट हुआ है। जब उन्होंने अर्थ की बात की थी तो उस समय वो टेम्परेचर जो था वो बहुत ज़्यादा हाई था, जिससे लाइफ का होना तो इम्पॉसिबल था। ऑक्सीजन नहीं था, जो भी चीज़ें थी, एटमॉस्फेयर जो वहाँ का था वो बिल्कुल रिड्यूसिंग फॉर्म में था। तो ये ऐसी चीज़ें थी जो हेल्डन ने हमें बताई। तो क्या क्या बताया, एक तो उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन जो है एब्सेंट था, ठीक है। दूसरा जो है एटमॉस्फेयर क्या था, एटमॉस्फेयर जो था रिड्यूसिंग था, आई होप दिख रहा हो। तो उन्होंने, मैं यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है एब्सेंट और एटमॉस्फेयर जो था वो रिड्यूसिंग फॉर्म में था, ठीक है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो कंबाइंड स्टेज में प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई। अब हम लोग यहाँ पे एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है कि पहले जब अर्थ की बात हो रही है तो उस समय जो भी चीज़ें मिल रही थी, जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे थे, वो क्या थे, एटम के फॉर्म में थे। किसके फॉर्म में थे, एटम के फॉर्म में थे। जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, एटम के फॉर्म में थे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में थे, जो बहुत फ्री स्टेज में उस टाइम थे। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे अब टेम्परेचर डाउन होने लगा, समझ रहे हो, यानी अब कूलिंग की तरफ वो टेम्परेचर डाउन हो रहा है। पहले 5000 से 6000 टेम्परेचर था, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जैसे जैसे कम होगा चीज़ें एग्रीगेट करेंगी, यानी जो भी मॉलिक्यूल्स, जो भी इनऑर्गेनिक फ्री आइटम्स पड़े हुए हैं अर्थ पे, वो धीरे धीरे ठंडा होने से वेदर धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ना, कंबाइन होना शुरू करेंगी। अभी तो सेपरेट पड़ा हुआ है ना, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एटम जो है वो सेपरेट पड़ा हुआ है। जैसे टेम्परेचर डाउन होने लगेगा ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ना, एग्रीगेट होना शुरू करेंगे। और जैसे एग्रीगेट होंगे, एबायोटिक सिंथेसिस ऑफ मोनोमर्स फॉर्म सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी हाइड्रोजन, वाटर, मीथेन, अमोनिया, ये सब सिंपल मॉलिक्यूल्स है जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन यहाँ पे पड़े हुए थे, फ्री एटम्स। अब वो मोनोमर्स के फॉर्म में सिंगल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक सिंपल मॉलिक्यूल्स में फॉर्म हो गए। यानी हाइड्रोजन जो है वो H2SO, कार्बन जो है वो मीथेन, नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया, इन फॉर्म में वो एग्रीगेट होने लगे, एक दूसरे से ज्वाइंट होने लगे। यानी जो एटम उस समय मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे वो खुद से एक दूसरे से कंबाइंड होके नए नए सिंपल मॉलिक्यूल्स में का मोनोमर्स का फॉर्मेशन होने लगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर टेम्परेचर थोड़ा रिड्यूस हुआ, फिर टेम्परेचर थोड़ा कम होता गया। जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ, अब क्या हुआ, अब ये जो मॉलिक्यूल्स है फिर दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल से जुड़ने लगे। तो मोनोमर्स, अभी मोनोमर्स यानी सिंगल मॉलिक्यूल्स है, अब वो क्या होगा, अब डाइमर्स बनेगा, फिर पॉलीमर्स बनेंगे। तो क्या होगा, अब वो धीरे धीरे दूसरे दूसरे मॉलिक्यूल से ज्वाइंट होने लगेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, अभी तक तो अमोनिया और मीथेन और वाटर और हाइड्रोजन पाया जा रहा था, अब उसके बाद ये ज्वाइंट हो रहे हैं और क्या बनाने लगे, अमाइनो एसिड, प्यूरीन, पैरामिडीन, मोनोसैक्राइड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, यानी सिंपल मॉलिक्यूल्स अब सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में चेंज होने लगे। यही को ये जो इन्होंने केमिकल इवोल्यूशन की बात करी, वही धीरे धीरे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में चेंज हो गई। अब देखो बच्चों, यहाँ पे पूरा ये क्या है, केमिकल्स है, यानी एटम्स वगैरह जो है केमिकल सारे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होने लगा, अब वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने लगे। अभी इनऑर्गेनिक फॉर्म में छोटे छोटे पड़े हुए थे एटम्स, अब वो धीरे धीरे सिंगल मॉलिक्यूल्स बने। सिंगल मॉलिक्यूल्स के बाद अब वो डबल ट्रिपल मॉलिक्यूल्स बनाने लगे। अब वो सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज होने लगे। अब देखो अमाइनो एसिड बनने लगा,
प्यूरिन एंड पिरामिडिन बनने लगा, मोनोसैक्राइड बनने लगा, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, यानी ये सब क्या है, मोनो अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, प्यूरिन एंड पिरामिडिन क्या है, डीएनए के पार्ट्स हैं, डीएनए के ये पॉलीमर्स वगैरह जो होते हैं डीएनए जिससे बनता है, तो यानी न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अगर हम कहें तो ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन, यानी ये जब मिल के आगे बढ़ेंगे, आगे और मॉलिक्यूल से एग्रीगेट करेंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। ठीक है, मोनोसैक्राइड्स क्या है, शुगर है, अब वो धीरे धीरे पॉलीसैक्राइड यानी शुगर में चेंज हो जाएगा। फैटी एसिड यानी लिपिड की बात हो रही, फैट्स की बात हो रही, ग्लिसरॉल ये सब क्या है, फैट्स बनाएंगे। तो अभी ये क्या है, सिंगल ऑर्गेनिक फॉर्म में है, उससे पहले इनऑर्गेनिक फॉर्म में था। अब वो फिर से कंबाइन होना शुरू करेंगे एक दूसरे से, जैसे नहीं कंट्रास्ट में उनसे कंबाइन होंगे, फिर बाद में उनसे कंबाइन होंगे, ऐसे ऐसे कंबाइन होना शुरू करेंगे। अब ये मोनोमर्स कंबाइन होके पॉलीमर्स बनाएंगे, यानी अमाइनो एसिड प्रोटीन में चेंज हो जाएगा, प्यूरिन पिरामिडिन जो है न्यूक्लिक एसिड में चेंज हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स में कह सकते हैं चेंज हो जाएगा, फैटी एसिड्स वगैरह फैट्स में चेंज हो जाएंगे, मोनोसैक्राइड जो होता है वो पॉलीसैक्राइड यानी शुगर में चेंज हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, ये बन गए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी तक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में थे, अब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा अर्थ का चीज़ें, मॉलिक्यूल्स, एटम सब एक दूसरे से जुड़ना शुरू करने लगेंगी और क्या बनाना शुरू करेंगी, पहले फ्री एटम थे, उसके बाद सिंगल मॉलिक्यूल्स बने, सिंगल से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, अब सिंपल से क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यानी मोनोमर्स जो थे अब पॉलीमर्स में चेंज हो जाएंगे। तो अब ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं क्या समझ में आ रहा है, यानी सेल का फॉर्मेशन अब होने वाला है। क्योंकि हम लोगों ने जब सेल पढ़ा था, सेल ऑर्गेनिल्स पढ़े थे, तो हम लोगों ने यही देखा था कि वो सारी चीज़ें जो है प्रोटीन से उनके सेल वॉल बने हैं, किसी का लिपिड से बना है, किसी का फैट से बना हुआ है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है वो चीज़ें हैं जिनसे सेल या उनके ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। यानी अब जब मटेरियल बन गया है तो ऑर्गन्स बन ही जाएगा ना। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ें मिल के कंबाइंड होके कॉम्प्लेक्स की तरह आ गई हैं। अब वो मटेरियल बन चुका है जिससे किसी भी सेल का फॉर्मेशन हो सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कोएजरवेट्स क्या होता है, ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे से कंबाइंड होते भी हैं और ब्रेकिंग, इसमें डिवीजन भी होने के चांसेस रहते हैं। तो क्या हुआ, एटम के बाद सिंपल मॉलिक्यूल्स जो ये बने, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, उसके बाद फॉर्मेशन हो गया कोएजरवेट्स का। कोएजरवेट्स जो होते हैं वो होते हैं एक लार्ज, मतलब ये क्या होता है, जैसे ड्रॉपलेट्स जानते हो, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो एक दूसरे से मिलके, अगर कई ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के आजू बाजू होंगे तो क्या होंगे, वो एग्रीगेट होने लगेंगे। तो सेम वही चीज़ होता है यहाँ पे, जो कोएजरवेट्स होते हैं वो सेम ड्रॉपलेट्स की तरह ही होते हैं, जिनमें पावर होती है एग्रीगेशन की, एक दूसरे से जुड़ने की पावर होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है ग्रोथ की, डिवीजन की। यानी अब हमें समझ में आ रहा है कि अब फॉर्मेशन होने वाला है किसी भी ऐसी बॉडी का जो डेवलप करेगा एक बड़ा बॉडी। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई कि पहले हम इसको एक बार समराइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद की चीज़ों को मैं बताऊंगी। तो देखो, JBS हेल्डन जो एक साइंटिस्ट है, ब्रिटिश साइंटिस्ट है, बाद में वो इंडिया में आके रहने लगे, उन्होंने हाइपोथेसिस, एक थ्योरी बताई, एक सोच उन्होंने बताया कि ऐसा हो सकता है कि अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ हो या अर्थ पे जो लाइफ का ओरिजिन हुआ हो वो इस तरह से हुआ हो कि वो जो टेम्परेचर हो उस समय अर्थ का एक बहुत ज़्यादा हाई हो और यहाँ पे केमिकल इवोल्यूशन हो, यानी जो भी चीज़ें हैं वो केमिकल फॉर्म में पड़ी हुई हैं। क्योंकि उस समय क्या होता था ना, वॉल्केनो
जो होते थे वो निकलते थे, बहुत ढेर सारी लाइट्स वगैरह, यूवी लाइट्स वगैरह पड़ती रहती थी। मतलब उस समय सिर्फ लाइट्स और इस तरह की फ्रिक्वेंसी वाले सब यूवी रेज सारी चीज़ें उस समय निकलती थी। बाकी क्योंकि लाइफ नहीं थी तो वो वोल्केनो वगैरह फूटते थे, तो इस तरह से बहुत हीट वाला टेम्परेचर था अर्थ का। जैसे जैसे फिर उस समय ऑक्सीजन भी नहीं था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। तो जैसे जैसे डाउन होने लगा टेम्परेचर, जो भी फ्री एटम्स पड़े हुए थे अर्थ पे वो सब एक दूसरे से जुड़ना शुरू करने लगे। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये सारे और जो भी थे एटम्स पड़े हुए थे, जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ ये सारे एक दूसरे से जुड़ने लगे। तो हाइड्रोजन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, इन सब का फॉर्मेशन होने लगा, यानी सिंपल सिंगल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होने लगा। अब उसके बाद फिर टेम्परेचर डाउन हुआ, जैसे टेम्परेचर और डाउन हुआ फिर ये और मॉलिक्यूल से जुड़ने लगे। फिर इन्होंने मोनोमर्स बनाया जो एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिसमें इन्होंने फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, प्यूरीन, पैरामिडीन, मोनोसैक्राइड्स, फैट ग्लिसरॉल, ये सब बनाना शुरू किया। अब उसके बाद और टेम्परेचर डाउन हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होने लगा वैसे वैसे इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, जिसमें इन्होंने प्रोटीन बना लिया, शुगर बना लिया, फैट्स बना लिया। इन्होंने डीएनए, आरएनए भी एक तरह से देखा जाए न्यूक्लियोटाइड्स एसिड बन गया है, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स बन गया है। इसका मतलब डीएनए और आरएनए का भी फॉर्मेशन होने लगा है। यानी जो फॉर्मेशन ऑफ कोजर्वेट्स है, दैट्स लाइक थिंग्स जो बहुत लार्ज अमाउंट में ग्रोथ करने लगता है और उसके अंदर डिवीजन की पावर भी होती है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे कूलिंग होने लगा टेम्परेचर, वैसे वैसे पानी, क्योंकि पानी बनने लगा था, पानी इवापोरेट हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, जिससे बारिश होने के चांसेस होने लगे। फिर बारिश हुई, बारिश होना शुरू होने लगा तो टेम्परेचर और डाउन होने लगा। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कोजर्वेट्स के बाद हम आएंगे यहाँ पे, इसको रख कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है प्रोटोसेल्स वगैरह का फॉर्मेशन होने लगा। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोकैरियोट्स सेल का फॉर्मेशन होने लगा, जिसमें आता है बैक्टीरिया। तो पहले देखो बहुत से चीज़ों में लोगों ने बताया है ना कि बैक्टीरिया से ही ह्यूमन की का इवोल्यूशन हुआ है, बैक्टीरिया से ही डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया था वो था कीमो हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया, जो अपना खाना खुद नहीं बनाता था, वो डिपेंड रह रहा है, वो हेट्रोटॉप है। तो जो कीमो हेट्रोटॉप बैक्टीरिया है, क्योंकि वहाँ पे पूरे जगह पे केमिकल फैले हुए हैं जिससे एनर्जी निकल रही है, जिससे वो खुद भी अपना खाना ले रहा है, उसको बनाने की या किसी तरह के करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो है कीमो और हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया, जो वहाँ के जो भी एनर्जी निकल रही है उससे ही अपने एनर्जी को ही अपने में ले रहा है, जिससे वो डेवलप कर रहा है। अब क्योंकि प्रोकैरियोटिक हो गया, अब जैसे जैसे प्रोकैरियोटिक हुआ, अब क्या हुआ, प्लांट सेल बनना शुरू हो गई। सेल, क्योंकि मैंने यहीं पे बताया था कि जब लिपिड या प्रोटीन या शुगर का फॉर्मेशन हो गया है, यानी वो चीज़ का फॉर्मेशन हो गया है जिससे सेल बन सकती है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेल और लिपिड ये का जो स्ट्रक्चर होता है, उनकी जो सराउंडिंग लाइनिंग होती है, जो उनका आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये सब लिपिड से बने होते हैं। तो जब उसका मटेरियल रेडी हो गया है, यानी सेल बॉडी बनना अब शुरू हो गया है। तो अब प्रोकैरियोटिक सेल के बाद ऑक्सीजन जो है, अब क्या हुआ, अब ऑक्सीजन जो है वो अर्थ पे आ गई, क्योंकि बारिश भी होना शुरू हो गया था। मैंने बताया जैसे जैसे हीट डाउन, जैसे जैसे टेम्परेचर अर्थ का डाउन हो रहा है, अर्थ की कूलिंग बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे फिर और भी चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं। तो प्रोकैरियोट्स के बाद अब यूकैरियोट्स का फॉर्मेशन होने लगा। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में हम सब आते हैं। और इस तरह से जब प्रोकैरियोटिक सेल आई, यानी बैक्टीरिया वगैरह आए, तो उसके बाद क्या हुआ, अब डीएनए आरएनए की भी मैंने बात की थी कि न्यूक्लियोटाइड्स ऑलरेडी बनना शुरू हो गए थे। जैसे न्यूक्लियोटाइड्स बने, यानी डीएनए और आरएनए भी एक तरह का डीएनए और आरएनए, ठीक है, ये भी एक मटेरियल होता है जो
बॉडी में पाया जाता है और इसके अंदर क्या होता है, डिवीज़न की पावर होती है। तो आरएनए और डीएनए का बनना शुरू हो गया, सेल का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, क्योंकि अब प्लांट सेल बनना शुरू हो गए। जैसे प्लांट सेल बने ऑक्सीजन आ गई, क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन निकालना शुरू किया, और जैसे ऑक्सीजन अर्थ पे आया यूकैरियोटिक सेल्स के सारे जो ह्यूमन बॉडी होती है उनका भी फॉर्मेशन शुरू हो गया। यानी सेल जैसे बनी वैसे ही टिश्यू बनना शुरू हो गया, और जैसे टिश्यू बनना हुआ वो सब कंबाइंड होके ऑर्गन्स बनना शुरू हो गए, और ऑर्गन सारे बनने के बाद एक ऑर्गन सिस्टम बन के पूरा ह्यूमन बीइंग तैयार हो गया। तो इस तरह से अर्थ का ओरिजिन हुआ है, अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन हुआ है। इस तरह से हेल्डर ने अपनी एक थ्योरी रखी जो पूरी तरह से हाइपोथेसिस थ्योरी थी। बाद में इसको मिलर ने कंफर्म किया कि एक्चुअल में उन्होंने जो सोचा था, जो बताया था, एक्चुअल में वो चीज़ एग्जिस्ट करती है कि बस ऐसी बात थी, क्योंकि ये इनकी एक सोच थी, इनका एक मतलब थ्योरी थी। जो कंफर्म है या नहीं इस पे मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया, उसी तरह का सेटअप पूरा बनाया और देखा कि किस तरह से चीज़ें एग्रीगेट हो रही हैं और किस तरह से चीज़ों का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट आज का जो वीडियो था वो था ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हेल्डर ने जो बताया वो चीज़ें बनते 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 एक यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हो गया। यानी हम लोग ने देखा कि जैसे ही पॉलीमर्स बनना शुरू हुए उस वैसे ही बैक्टीरिया बना, बैक्टीरिया बनते ही प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ। यानी ऑक्सीजन अगर अर्थ पे आ गया है तो लाइफ तो पॉसिबल है ही है। तो यहाँ पे यूकैरियोट्स जो है वो ऑक्सीजन आने के बाद उनका डेवलपमेंट हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे एवोल्यूशन होते होते आज हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो आई होप ये थ्योरी समझ में आई हो। कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ हमें इनबॉक्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।